हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। कौन से चैप्टर के? चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, ओके, जो कि है आपका चैप्टर 5। हमने इसके एमसीक्यूज देख लिए, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स। अब बारी है केस बेस्ड क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. Okay? Alimentary canal क्या है? एक long tube है, ट्यूब जैसी है, जो माउथ से एनस तक रन करती है, ओके, एक्सटेंड करती है। We can see that the tube has different parts in which, यहाँ पे आएगा in which we can see that the tube has different parts. अब ये जो elementary canal है, ये tube like structure है, इसके अलग अलग parts होते हैं। Various regions are specialized to perform different function. अब इसके जो parts हैं वो specialized हैं अलग अलग काम करने में, okay? We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. अब जो हम food खाते हैं वो इन्हीं digestive tract और alimentary canal से पास होता है, गुजरता है। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. ओके, जो फूड है उसको क्या होना चाहिए? उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना चाहिए, और ये काम कौन करता है? हमारे टीथ करते हैं। अगर ये फूड ट्यूब से, एलिमेंट्री कैनाल से जा रहा है, तो उससे पहले ये जो फूड पार्टिकल्स है इनको कैसा होना चाहिए? छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना चाहिए, और ये काम कौन करता है? हमारे टीथ करते हैं, ओके। अब यहाँ पे दो टर्म्स आए हुए हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। तो क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट्री कैनाल में ना सिर्फ ऑर्गन्स आते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, डाइजेस्टिव सिस्टम के सिर्फ इनमें क्या आते हैं? ऑर्गन्स आते हैं। और वहीं अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स भी आते हैं और साथ में जूसेस भी आते हैं, ओके, डाइजेस्टिव जूस भी आते हैं, ओके। तो ये तो हमारा क्या हो गया? केस हो गया। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। Which enzyme is present in our mouth to digest starch? हमारे माउथ में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है? तो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवा, और इनको सिक्रीट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, और सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या प्रेजेंट होता है? अमाइलेज। कौन सा वाला? सलाइवरी, क्योंकि ये सलाइवा में प्रेजेंट है इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया? सलाइवरी अमाइलेज का नाम दिया। अब अमाइलेज जहाँ पे भी आता है, दैट मीन्स कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या है? स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देते हैं माल्टोज में। कौन कन्वर्ट करता है? सलाइवरी अमाइलेज, ओके। तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सलाइवरी अमाइलेज फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं और सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंजाइम्स रिलीज्ड बाय आवर स्टमक। हमें बताना है कि स्टमक में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो स्टमक में होता है पेप्सिन, और ये पेप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन करता है, ओके। तो पेप्सिन जो हमारे स्टमक में मिलता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये एक्ट करता है प्रोटीन्स पर, और प्रोटीन्स को ये ब्रेक डाउन करता है, ओके। तो सही आंसर क्या है इसका? पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल इन आवर बॉडी? हमें ये बताना है कि हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? तो लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है। अब आप बोलोगे जब लॉन्गेस्ट पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसका नाम स्मॉल क्यों है और लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज क्यों है? तो क्या होता है ना कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो डायामीटर होता है, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर जो होता है वो
ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका जो डायामीटर, उस ट्यूब का जो डायामीटर है वो ज़्यादा होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का कैसा होता है, कम, छोटा होता है, कम होता है, ठीक है, कम होता है, इसलिए इसका नाम हमने स्मॉल इंटेस्टाइन रखा है, और लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन रखा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट आर विलाई? विलाई क्या है? विलाई है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ब्रश लाइक प्रोजेक्शन, और ये कहाँ मिलता है? हमारे इंटेस्टाइन में मिलता है। ओके, ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। विलाई के पास ना बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, क्योंकि विलाई का काम क्या होता है? सबसे पहले तो विलाई का काम होता है कि अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है, तो विलाई का काम क्या है? अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा रही है वो, और उनके पास होती है ब्लड सप्लाई। जो भी चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हो रही है वो कहाँ आ जाती है? विलाई के थ्रू, इन्हीं ब्लड सप्लाई में। ओके, ये आपको रेड रेड दिख रहा है, वेन आर्टरीज दिख रही है, तो इन्हीं ब्लड सप्लाई में, इन्हीं ब्लड वेसल्स में अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। ओके, और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विद द हेल्प ऑफ विलाई। Villi are finger-like projection present inside the inner lining of the small intestine. ये क्या है? फिंगर-like projection है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। ओके, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। इनका काम क्या है? ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं अब्जॉर्प्शन का, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, अच्छे से हो, तो उसका एरिया बढ़ा देते हैं। विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। ओके, ये वापस रिपीट करा है, तो ये सरफेस एरिया हमारा बढ़ा देते हैं, काहे के लिए? अब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एंजाइम दैट आर रिलीज्ड बाय पेनक्रियास। पेनक्रियास में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो रिलीज होते हैं? तो पेनक्रियास में ना 3 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो हम ट्रिप्सिन की बात करें। ओके, अमाइलाइपेज और अमाइलेज। ओके, ये जो ट्रिप्सिन होता है ना, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। वहीं जो लाइपेज होता है वो इमल्सिफाइड फैट्स पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? ये इमल्सिफाइड फैट्स। और ये इमल्सिफाइड फैट्स कौन बनाता है? ये बनाते हैं बाइल। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? पेनक्रियास में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियास का तो काम है कि वो पेनक्रियाटिक जूस बना के वो स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देता है। फूड जो है वो पेनक्रियास में नहीं जाता है, बल्कि जूस, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये सारे कन्वर्जन्स होते हैं। ओके, और अमाइलेज मैंने बताया था, अमाइलेज एक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे। ओके, तो इसका आंसर हम एक बार चेक कर लेते हैं। Trypsin, digestion of protein. Lipase, breakdown of emulsified fats. Amylase, digestion of carbohydrates. ओके, तो लाइपेज क्या है? वो फैट्स के डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इमल्सिफाइड फैट्स पे एक्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पे, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा केस आ गया, सेकेंड केस बेस्ड क्वेश्चन है। Carbon and energy requirements of the autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. ओके, जो कार्बन है और एनर्जी है, ओके, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स को जो मिलता है वो किससे मिलता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिलता है। ओके, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो करते हैं। वो क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अंदर लेते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो क्या बनाते हैं? अपना स्टोर्ड फूड बनाते हैं, स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं। ओके, दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये पूरी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई कि मटेरियल जो है, हम जो प्लांट्स हैं, जो ऑटोट्रॉप्स हैं, वो एनवायरनमेंट में किस फॉर्म में लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लेते हैं, वाटर के फॉर्म में लेते हैं, और इनको फाइनली कन्वर्ट करते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? क्लोरोफिल में होती हैं। और क्लोरोफिल क्या करते हैं कि सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। 3 स्टेप्स होती हैं फोटोसिंथेसिस की। ओके, आपके एनसीईआरटी में ना बहुत अच्छे से दी हुई है। सबसे पहली स्टेप होती है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। ओके,
क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। सेकेंड स्टेप होती है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी में एक और पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट में एक सब पॉइंट भी आता है क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। और लास्ट में स्टेप आती है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना, तो हाइड्रोजन जाके किस पे ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो रहा है ताकि कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हो सके। ओके, तो ये सारी चीजें सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो प्लांट्स यूज करते हैं ताकि वो एनर्जी मिल सके, ताकि उनको एनर्जी मिल सके। ओके, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके बेसिस पे हमको, मतलब ये हमारा केस हो गया, अब हमें क्वेश्चन के आंसर देने। राइट अ केमिकल रिएक्शन विच अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है। तो इक्वेशन तो क्या होता है, 6 CO2 होता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स क्या है, स्टोर्ड फूड बनाती है। स्टोर्ड फूड कौन सा, ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये। और 6 CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। ओके, ऑक्सीजन को हम एनवायरनमेंट में प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन विच अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन विच फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डज द प्लांट स्टोर इन देम। जो प्लांट्स होते हैं ना वो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ओके, और वहीं जो ह्यूमंस होते हैं वो किसके फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन। ओके, प्लांट स्टार्च और ह्यूमंस एनिमल्स ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है कि जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, प्लांट्स की बॉडी में भी स्टोर होता है। तो प्लांट्स की बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में, और वहीं हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एज द इंटरनल एनर्जी। स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर रहता है। व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा जो है वो हमें लीफ से मिलती है। ये एकदम माइन्यूट स्मॉल पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जिसकी हेल्प से ट्रांसपिरेशन होता है और गैसियस एक्सचेंज होता है। राइट, द पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ अ लीफ और द स्टेम ऑफ अ प्लांट टू अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एक तरीके के पोर्स हैं, ओपनिंग है, द प्रोसेस नहीं है ये यहाँ क्या आएगा, पोर्स आएगा। ओके, पोर्स आएगा यहाँ पे, पोर्स, ये गलत लिखा है, पोर्स आएगा यहाँ पे। द पोर्स प्रेजेंट इन द ऑन भी आएगा यहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ और द स्टेम ऑफ अ प्लांट टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और रेस्पिरेशन के टाइम पर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। और एक और इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अलावा भी जो है ट्रांसपिरेशन का काम स्टोमेटा करते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। जो पानी है वो प्लांट्स की बॉडी से बाहर जा रहा है भाप के फॉर्म में, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा पानी को भाप के फॉर्म में बाहर रिलीज कर रहा है, रिमूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। ये फिर से फंक्शंस इन्होंने पूछ लिया। तो गैसेस एक्सचेंज का होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होता है, और ट्रांसपिरेशन का होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन का मतलब अभी मैंने समझाया है। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, जो कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्लावर्स को, लीव्स को जो प्लास्टिड होते हैं वो कलर प्रोवाइड करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है क्योंकि इनके पास होते हैं क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल, ओके और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल लेयर ऑफ लीव्स में, ओके। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल, क्या है ये, सेल ऑर्गेनेल है, कौन सा फॉर्म है, प्लास्टिड, प्लास्टिड का एक ये टाइप होता है, ओके। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल विच कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनके पास क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है और वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल, कॉल्ड एज क्लोरोफिल विच हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ओके और ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम होता है कि ये सनलाइट को ट्रैप करता है, अब्जॉर्ब करता है, ओके। ये आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक कॉइन जैसा आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको एक को हम बोलते हैं थैलाकोइड। अब जब हम थैलाकोइड को अरेंज कर देते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उसको हम बोल देते हैं कलेक्टिवली ग्रैना या फिर ग्रैनम, ओके और यहाँ पे बहुत सारे जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ओके तो जो क्लोरोफिल है वो इन्हीं थैलाकोइड में प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Plant transport systems will move energy stores from leaves and raw materials from roots. अब प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या करेगा, वो फूड को और वाटर को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। फूड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, लीव्स बनाती हैं फ्रूट, ओके और पानी और मिनरल्स रूट से आता है, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ओके वो These two pathways are constructed as a independently organized conducting tubes. ओके कौन से, अब इसमें क्या दिया है, दो पाथवेज दिए, कौन कौन से, जिसमें एक तो जो एनर्जी है जो लीव्स में है उसका ट्रांसपोर्टेशन, एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स, ओके रॉ मटेरियल में क्या आ गया, वाटर आ गया एंड मिनरल्स आ गए, ओके तो इन दोनों का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनर्जी के लिए अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और मटेरियल के लिए अलग ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन है, ठीक है, कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड ट्यूब्स हैं। वन, द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, ओके तो जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, उनका कंडक्शन करता है, ओके। द अदर फ्लोएम transports products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other parts of the plant. अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो फ्लोएम है वो क्या करता है, फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट होता है, कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उनको लीव से लेके प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, ओके यही बात लिखी है यहाँ पे, ये हो गया हमारा केस। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जाइलम, अब हमें जाइलम के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताना है, तो कौन से होते हैं, ट्रकीड्स होते हैं, ट्रैकीड्स, ओके यहाँ पे दिया हुआ है, इस पिक्चर में तो सभी दिया है, ट्रैकीड्स होते हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा एंड वेसल्स, ओके तो इसमें जो वाटर एंड मिनरल्स के कंडक्शन में कौन हेल्प करता है, वो हेल्प करते हैं ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ओके जाइलम फाइबर जो है वो सपोर्ट करते हैं और जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो स्टोरेज में हेल्प करते हैं, ओके तो ये सारे एलिमेंट्स की बात हो गई, वेसल्स एंड ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। अब इसमें जो वेसल्स है ना वो साइडवेज कंडक्शन भी करता है, वाटर का साइडवेज कंडक्शन भी करता है। अब जो पेड़ है वो सिर्फ एकदम स्ट्रेट थोड़ी होता, उसकी ब्रांचेस भी निकली होती हैं साइड से, राइट तो साइडवेज कंडक्शन में कौन हेल्प करता है, वेसल्स जो होते हैं वो वर्टिकल एंड लैटरली, ओके तो वर्टिकल और लेटरली वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करते हैं, वेसल्स, और जो ट्रैकीड्स होते हैं वो सिर्फ वर्टिकल ही करते हैं, ओके वर्टिकल ही करते हैं, और वेसल्स जो होते हैं वो वर्टिकल भी करते हैं और लैटरली भी करते हैं, ट्रैकीड्स ओनली वर्टिकली, ओके तो ये बात हो गई हमारे जाइलम की। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी केस बेस्ड क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रांसपिरेशन, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा,
ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्लांट से जो पानी बाहर जा रहा है स्टोमेटा के थ्रू, किस फॉर्म में जा रहा है, वेपर्स के फॉर्म में जा रहा है, भाप के फॉर्म में जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे आपको एक टर्म मिल चुका होगा, एक नया टर्म, एरियल पार्ट्स क्या होता है, एरियल पार्ट्स मतलब जो भी पार्ट, प्लांट का जो भी पार्ट सॉइल के अबव है, सॉइल के ऊपर है, उसको हम एरियल पार्ट्स बोल देते हैं। ओके, ये जो है ये सॉइल है, इसके ऊपर वाला जितना पार्ट है दैट इज एरियल पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the advantages of transpiration? ट्रांसपिरेशन का क्या एडवांटेज होता है? तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है कि जो पानी एक्सेस में है वो चला जाता है बाहर, और दूसरा ये होता है कि ये एक प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, क्या करता है, ये एक प्रेशर क्रिएट करता है जिससे रूट्स और ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करती हैं, और उस प्रेशर को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल या फोर्स। ओके, इसका एक और काम होता है ट्रांसपिरेशन का कि ये जो प्लांट्स होते हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन करता है। ओके, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या करता है, ये प्रेशर क्रिएट करता है जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और अपवर्ड मूवमेंट होता है। वहीं एक और क्या काम करता है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है, टेम्परेचर मेंटेन रखने का काम करता है, किसका, प्लांट्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ओके, फूड को जो अलग अलग पार्ट्स में फ्लोएम भेज रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। Translocation is the process of transport of nutrients such as sucrose and amino acid through the plant via the vasculature from their source of production to their location of storage. Okay? Translocation क्या है, प्रोसेस होता है किसका, जिसमें न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है। न्यूट्रिएंट कौन कौन से, सुक्रोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, थ्रू आउट द प्लांट, प्लांट के हर एक कोने में, पूरे प्लांट में न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सुक्रोज, अमीनो एसिड्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये किसके थ्रू होता है, वस्कुलेचर। वस्कुलेचर मतलब वही फ्लोएम, कंडक्टिंग सिस्टम। ओके, तो कौन सा है इसमें, फ्लोएम। ओके, फ्रॉम देयर सोर्स, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, फूड का प्रोडक्शन कहाँ होता है, लीव्स में होता है। ठीक है, लीव्स से ये दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाएगा, ये प्रोडक्शन साइट हो गई लीव्स, और दूसरे पार्ट्स को हम कहाँ बोलेंगे, जहाँ पे फूड को स्टोर करना है, जिसको फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, टू देयर लोकेशन ऑफ स्टोरेज, ये होता है ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज प्लांट रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट? प्लांट्स जो होते हैं वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकालते हैं, कैसे रिमूव करते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये वेस्ट प्रोडक्ट अपने लीव्स में रख देते हैं। तो लीव्स जो होती हैं वो विल्टिंग होती हैं, मतलब पीली हो जाती हैं और गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, फॉल ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, दे रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फॉलन लीव्स, रेजिन एंड गम्स। अब ये रेजिन एंड गम्स क्या होता है, आपने अगर पेड़ को देखा हो तो उसमें से कभी कभी ना स्टिकी टाइप की कुछ चीज़ें निकलती रहती है, जिसे हम गम और रेजिन्स बोलते हैं। ओके, ये आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर स्टिकी फ्लूइड होता है, एकदम थोड़ा जेली टाइप का होता है, दैट इज नोन एज गम्स एंड रेजिन्स। ओके, कुछ ये अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ओल्ड जाइलम में भी स्टोर करके रखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, case based question fourth, there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organism in heterotrophic nutrition। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्ट्रैटेजीज होती है जो हेटरोट्रॉपिक, कौन होते हैं हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो। ओके, तो जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं उनके पास अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं जिससे वो न्यूट्रिशन को इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, फूड को अंदर लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट। कुछ ऐसे होते हैं जो फूड को अपनी बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसका अब्सॉर्प्शन करते हैं। ओके, तो कौन से होते हैं वो अभी हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, पहले तो अभी जब पढ़ लेते हैं हम इसको,
Others take in whole material and break it down inside their body. कुछ होते हैं जो बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और उसको अब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ होते हैं जो फूड को पूरा अंदर लेते हैं, डाइजेशन उनकी बॉडी के अंदर होता है और अब्जॉर्प्शन भी उनकी बॉडी में ही होता है. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. ओके अब कौन सी चीज़ अंदर आनी चाहिए, ब्रेक डाउन होनी चाहिए, वो किस पे डिपेंड करती है, वो बॉडी टाइप पे डिपेंड करती है कि उनकी बॉडी कैसे बनी हुई है, कैसे फंक्शन कर रही है. ओके सम अदर डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एनिमल्स से वो अपना फूड लेते हैं और उनको मारते भी नहीं है. ओके तो अब हमको क्वेश्चंस बताना है. ऑर्गेनिज्म विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम आर, कौन से होते हैं ये, यहाँ पे ये आंसर गलत लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए था. ओके तो कौन से होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स और एनिमल से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उनको मार भी नहीं रहे, तो वो होते हैं पैरासाइट्स. वो क्या होते हैं, पैरासाइट्स. ठीक है, पैरासाइट्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है लाइस. लाइस तो हम सुनते ही आ रहे हैं, जुएं जो बालों में होते हैं. ठीक है, तो जुएं क्या होते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन हमसे लेते रहते हैं, बालों में जो हो जाते हैं वही, वो हमसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, पर हमें ख़त्म थोड़ी कर देते हैं, हमें मार थोड़ी डालते हैं. राइट, तो इसका आंसर है लाइस. ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. In which part of amoeba complex food particles are broken down into a simpler one? अब हमें इनमें ये बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट में, ये पार्ट्स दिए अमीबा के, कौन से पार्ट में जो है उसका फूड का डाइजेशन होता है. राइट, ब्रोकन डाउन, फूड पार्टिकल्स ब्रोकन डाउन, फूड का ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन होता है. तो कौन से पार्ट में होता है, फूड वैक्यूल्स में होता है. ओके साइटोप्लाज्म और सूडोपोडिया, तो जहाँ पे भी उनको फूड दिखता है वो वहीं पे अपना साइटोप्लाज्म और सूडोपोडिया बढ़ाते हैं. सूडोपोडिया जो है वो फूड को एंगल्फ करने के काम आता है और फूड वैक्यूल बनाने के काम आता है. ओके तो फूड वैक्यूल है ये फूड वैक्यूल है और यहीं पे डाइजेशन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, फूड वैक्यूल्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is an example of सेप्रोट्रॉप्स? अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सेप्रोट्रॉप्स का है. सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं. जो चीज़ मर गई है उससे न्यूट्रिशन लेते हैं या किसी चीज़ को सड़ा के न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है, जैसे ब्रेड मोल्ड्स, जो हमारे ब्रेड में क्या फंगी लग जाती है ना, फफूंद लग जाती है. जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो फफूंद लग जाती है. तो फफूंद क्या होती है, अगर हमने उसको पन्नी में रैप करके रख दिया या काफ़ी दिन तक बॉक्स में अगर हमने उसको रहने दिया तो वो रोटी कैसी हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है. ठीक है, थोड़ी थोड़ी गीली सी हो जाती है. क्यों हो जाती है, क्योंकि जो फफूंद लगी हुई जो ब्रेड मोल्ड्स होती हैं वो उसको कन्वर्ट करती है, मतलब उसको वो डिके कर रही हैं, सड़ा रही हैं और फिर न्यूट्रिशन लेती हैं. ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं उनका जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो उनके बॉडी के बाहर होता है. किसके, बॉडी के बाहर होता है और वो अब्जॉर्प्शन करते हैं. तो इसका सही आंसर क्या है, कस्क्यूटा पैरासाइट है. शुगर केन रॉन्ग आंसर है. ब्रेड मोल्ड जो है वो सही आंसर है. ओके इसके और एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ईस्ट, मशरूम, फंगाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेकिंग इन होल मटेरियल एंड ब्रेकिंग डाउन इनसाइड द बॉडी इज. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को पूरा इंजेस्ट कर लेते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस, अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पूरी उनकी बॉडी में होती है, उनको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. ह्यूमन बींग्स, अमीबा आर होलोजोइक एनिमल्स, या फिर हम ये शो करते हैं, ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व, से थोड़ा नंबरिंग गलत है तो इग्नोर करिएगा, ये उसी फोर्थ केस बेस्ड क्वेश्चंस के क्वेश्चंस हैं. हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व, अब इनमें से ये ABCD ऑप्शंस दिए हैं. इनमें से हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमें क्या देखने को मिलता है, क्या होता है, वो उसके बारे में पूछा गया है. प्रोडक्शन ऑफ सिंपल शुगर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हेटरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो हेटरोट्रोप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल शुगर नहीं बना सकते. सिंपल शुगर बनाते हैं वो, पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाते. अभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि
सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्गेनिक क्या होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें C भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। C मतलब कार्बन, ओके। तो जैसे कि C6H12O6, ये क्या हो गया, ये हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड। वहीं अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इनमें से अगर कोई भी एक एटम या एलिमेंट नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि CO2 में हाइड्रोजन नहीं है, H2O में कार्बन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, ओके। तो ये कौन करता है, जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल शुगर बनाते हैं, पर हेटरोट्रोप्स नहीं बना सकते। यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, ये भी गलत है क्योंकि हम तो फूड डायरेक्ट इंजेस्ट करते हैं, ओके। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन बाय प्लांट्स, ये ऑप्शन सही है, ओके। ये ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हेटरोट्रोप्स होते हैं वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। जो प्लांट्स एनर्जी बनाती है वही एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, ओके। तो कैसे होते हैं, जैसे अगर कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स की हम बात करें तो वो क्या कंज्यूम करते हैं, वो फ्लैश ईटर्स होते हैं, वो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं, उन पे फीड करते हैं। बट हर्बीवोर्स जो होते हैं वो किससे लेते हैं एनर्जी, वो प्लांट से लेते हैं, राइट। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। डी ऑप्शन तो गलत है क्योंकि ऊपर के जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है। तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑब्टेन बाय प्लांट्स। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन, फिफ्थ, Rishi experienced muscular cramps during the training session for his upcoming football match. Okay? तो जो एक ऋषि है उसने क्या करा, उसको मस्कुलर क्रैम्प्स आने लगे, मतलब उसको दर्द होने लगा, ओके। क्यों दर्द होने लगा, उसकी ट्रेनिंग की, उसके फुटबॉल मैच होने वाला था और वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, इतनी प्रैक्टिस कर रहा था कि उसके पैर हाथ दुखने लग गए। Mr. Sain, his coach, advised him in a schedule of some aerobic respiration to overcome his problem of muscular cramps. ओके तो मिस्टर सेन जो थे उनके कोच थे, ऋषि के कोच थे, और वो ऋषि को उन्होंने कुछ एडवाइस किया। क्या एडवाइस किया, उन्होंने एडवाइस किया कि आप एरोबिक रेस्पिरेशन करो, एरोबिक एक्सरसाइजेस करो, और उसके अगर ऐसी एक्सरसाइजेस करोगे तो आपको ये जो मसल्स क्रैम्प्स हो रहे हैं, जो दर्द हो रहा है, वो नहीं होगा, ओके। Rishi followed his coach's advice and did not face the problem of muscular cramps again during his match. और ऋषि ने अपनी कोच की बात सुनी और उसको फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पेन, दर्द वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, ओके। अब क्या होता है, विच लाइफ प्रोसेस इज डिपिक्टेड बाय द अबव पैसेज। अब इसमें कौन सी लाइफ प्रोसेसेस डिपिक्ट कर रही है, अब एरोबिक आ ही चुका है, तो एरोबिक इसका फॉर्म टाइप है, रेस्पिरेशन का टाइप है, तो अबव हमें क्या मिल रही है, रेस्पिरेशन मिल रही है। हम मस्कुलर क्रैम्प से भी समझ सकते हैं क्योंकि मस्कुलर क्रैम्प्स तभी होते हैं जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है और जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, रेस्पिरेशन, ओके। ये जो पिक्चर बनी है ये गलत है, इसको मत देखना क्योंकि यहाँ पे ये किडनी की बनाई है, किडनी की लगाई हुई है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स ड्यू टू। अब जो ऑक्सीजन की कमी है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, उसके कारण जो मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है, वो क्यों होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड के अक्यूमुलेशन के कारण। क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में कि जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुवेट जाएगा मसल सेल्स में क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं। अगर ऑक्सीजन होता तो ये पायरुवेट कहाँ से था, माइटोकॉन्ड्रिया में, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता। बट क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुवेट जाएगा मसल सेल्स में और कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये जो लैक्टिक एसिड है वो मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, जिसके कारण क्रैम्प्स फील होंगे, ओके। तो कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल ये गलत है। पायरुवेट टू इथेनॉल में कन्वर्शन किस में होता है, ईस्ट में, ओके। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट ये भी गलत है, ये तो फर्स्ट स्टेप होती है रेस्पिरेशन की, और ये जो पायरुवेट है ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है।
कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, ये भी गलत है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी सही है। लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, फॉर्मेशन होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसलिए मसल्स में दर्द होता है, मसल्स पेन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश रेस्पिरेशन। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तभी लैक्टिक एसिड बनेगा। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, why there is an increase in lactic acid concentration in the blood at the beginning of the exercise। एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में क्यों होता है कि जो ब्लड है, क्या लिखा है, कंसंट्रेशन इन द ब्लड एट द बिगनिंग ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि शुरुआत में ही ब्लड में लैक्टिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। जब से हम यही स्टोरी सुना रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, तभी लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा और उसका एक्यूमुलेशन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। What else can be done for quick relief from muscular cramps? अब अगर हमें मस्कुलर क्रैम्प्स आ रहे हैं, मसल्स क्रैम्प्स आ रहे हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, तो उसके रिलीफ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें रिलीफ जल्दी से जल्दी मिल जाए? तो मसाज तो हमें नहीं करना है। बाय अप्लाइंग हीटिंग पैड्स और एन आइस पैक, ये ऑप्शन सही है। जब भी दर्द हो या तो आप हीटिंग पैड्स लगाएं या फिर आइस पैक का अप्लाई करें, तो उससे जो दर्द है वो तुरंत कम हो जाता है। पेन किलर्स भी हमें नहीं लेना है, और डी तो ऑप्शन गलत ही है। ओके, बाय अप्लाइंग हीटिंग पैड और एन आइस पैक। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा लाइफ प्रोसेसेस का केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।